हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम पढ़ रहे थे अप्लाइड जूलॉजी। ठीक है, अप्लाइड जूलॉजी में हम पढ़ चुके हैं रेशम कीट पालन मतलब कि सेरीकल्चर। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लाख संवर्धन या फिर जिसको अपन लैक कल्चर भी बोल देते हैं। तो लाख कल्चर के बारे में देखिए कि इसका जो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्णन किसने किया था, ग्लोवर और कैर ने। ठीक है, ग्लोवर और कैर ने इसका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्णन किया था। और कब किया था? 1782 ईस्वी में। अब जो लाख कल्चर मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि भाई लाख है जो कि मतलब नॉर्मली चूड़ियां वगैरह बनाने में काम आता है या और भी बहुत काम में आता है। वो आता कहाँ से है? दरअसल उसको एक कीट से प्राप्त किया जाता है जिसको अपन लाख कीट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मतलब कि लाख के अलावा भी उसके कुछ उत्पाद होते हैं, जैसे कि जो शहद निकालते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, उसमें मेन जो उसका प्रोडक्ट होता है वो तो शहद होता है, लेकिन उसके अलावा बी वैक्स वगैरह ये सब एसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लाख के कीट का संवर्धन करेंगे तो उसमें भी हमें लाख के अलावा भी कुछ एसेसरी चीजें मिलती हैं। वो क्या क्या होंगी? लाख रंजक, रंजक का मतलब होता है कलर। ठीक है, लाख मोम, मोम मिलेगा। इसके अलावा लाख रेजिन, रेजिन मिलता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम देखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लैसीफेरा लैक्का या फिर टैक्केडिया लैक्का। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है लैसीफेरा लैक्का। लाख कीट द्वारा सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है, भोजन के लिए नहीं। दरअसल लाख जो है वो कीट किस पर्पज से स्रावित करता है? किसी भी मतलब परिस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने चारों ओर लाख का श्रावण करता है। और जैसे ही ये लाख हवा के संपर्क में आता है या वायु के संपर्क में आता है तो ये वहीं की वहीं क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है और उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि ये प्रोटेक्शन के लिए मतलब कि सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है, ना कि फूड के लिए, खाने के लिए। यह मादा द्वारा सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर स्रावित किया जाता है, बता चुकी हूं मैं। अब देखिए लाख कीट का जीवन चक्र। भाई सबसे पहले किसी भी अगर हमें जीव का संवर्धन करना है, कल्चर करना है, तो उसके बारे में और उसके जीवन चक्र के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसी के बाद हम उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, वयस्क मादा निषेचन के बाद 200 से 500 तक अंडे देती है। जब एक एडल्ट जो मादा है जब वो निषेचित हो चुकी होती है तो उसके बाद में एक बार में कितने अंडे देगी? 200 से 500 तक अंडे दे देती है। और ये जो अंडे हैं ये उसी कोष्ठ में रहता है। ठीक है, जिस कोष्ठ में ये रहती है उसी कोष्ठ में ये अंडे देती है। वह उसी कोष्ठ में अंडे देती है जिसमें वह बंद रहते हैं, मतलब जिस कोष्ठ में वो है वहीं पे उसने अंडे दे दिए हैं। इस कोष्ठक में आगे की ओर उष्मायन कक्ष बन जाता है। ठीक है भाई, जैसे जैसे वहां पे लाख वो छोड़ती जाएगी वहां पे क्या बन जाएगा? एक उष्मायन कक्ष। उष्मा का मतलब हीटेड चैम्बर, मतलब कि थोड़ा गर्म चैम्बर। अंडे अक्टूबर से नवंबर माह तक दिए जाते हैं। कब दिए जाएंगे भाई? अक्टूबर से नवंबर माह तक। जब हमें इसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी होगी कि भाई ये कब अंडे देती है, कब इसका निषेचन होता है और कब ये लाख का प्रोडक्शन करती है, तभी तो हम इसका कल्चर कर पाएंगे या फिर इससे लाख प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए 6 सप्ताह बाद अंडे से क्या बनेगा? भाई अंडा दे दिया, ठीक है, उसके लगभग 6 सप्ताह के बाद क्या बनेगा? प्रथम अवस्था। मतलब इसमें क्या हुआ? कायांतरण पाया जा रहा है, मेटामॉर्फोसिस पाया जा रहा है। मतलब कि अंडे से डायरेक्ट एडल्ट नहीं निकलता है, उसकी मतलब जो अंडे से हमें प्राप्त होगा जी वो अपने शरीर में कुछ ना कुछ अंतर करके, मतलब कि यहाँ पे लार्वा अवस्था पाई जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? मतलब कि डायरेक्ट सीधे प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो अंडे से निकला है लास्ट तक वो ही रहेगा, जो अंडे से निकला है
वो कायांतरण करता रहेगा, अपनी अवस्थाओं में चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली अवस्था होती है वो क्या होती है भाई? अंडे से हम क्या बोल सकते हैं? अंडे से क्या निकला है? निम्फ। ठीक है, अब देखते हैं निम्फ के बारे में। जो निम्फ है इसका लार्वा, इसके बारे में देखो कि भाई जिस समय निम्फ निकलता है उस समय उसमें क्या क्या गुण होंगे? लगभग कितना होगा? आधा मिलीमीटर लंबा। जब निम्फ निकलता है अंडे से 6 सप्ताह बाद, तो कैसा निकलेगा? लगभग आधा मिलीमीटर तो लंबा निकलेगा। लाल और नोकाकार, कलर में कैसा होगा? लाल, और शेप कैसी होगी उसकी? नोकाकार, मतलब कि बोट शेप। सिर पर जाड़ीदार श्रृंगिकाएं, मतलब कि सिर के ऊपर उसमें क्या रहेगी? 2 श्रृंगिकाएं। मुखांग भेदक व चूसक प्रकार के। भेदक का तो मतलब है सुई की तरह भेद सकने वाले, और चूसक का प्रकार है उससे वो चूषण कर सकते हैं। वक्ष भली भांति विकसित, वक्ष मतलब उसका थोरेसिक पार्ट। ठीक है, वक्ष, वक्ष भली भांति कैसा होगा? उसका विकसित होगा। देखिए आगे, वक्ष में 3 खंड होंगे, जिसमें 2 जोड़ी श्वासरंध्र तथा 1 जोड़ी टांग होती है। भाई इसका जो वक्ष है उसमें क्या है? 3 खंड बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या मिलेंगे हमें? 2 जोड़ी तो रंध्र मिलेंगे जिससे वो श्वास लेता है, और 1 जोड़ी टांगे मिलेंगी। अब वक्ष के बाद में इसका जो भाग है वो क्या है? उदर। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे इसका थोरेसिक पार्ट है, इसका अगला पार्ट क्या हो जाएगा? इसका उदर। ठीक है, ये हो गया उदर। तो इसके उदर में 2 जोड़ी टांगे होती है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? 1 जोड़ी टांग तो इसकी होगी किसमें? थोरेसिक पार्ट में, मतलब कि वक्ष वाले भाग में, और 2 जोड़ी टांगे कहाँ होंगी? उदर वाले भाग में। सक्रिय निम्फ कुछ दूरी तक रेंग सकता है। जो एक एक्टिव निम्फ है वो क्या कर सकता है? कुछ दूरी तक ही रेंग सकता है, इसलिए अंडे से निकलते ही भोजन की खोज में चल पड़ता है। जब भाई उसमें रेंगने की पावर है तो वो क्या करेगा? शांति से तो बैठेगा नहीं, इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। तो भाई जो ये सक्रिय निम्फ है वो क्या करेगा? जैसे ही ये निकलता है अंडे से, अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ता है और पोषक पौधों की ओर पहुंच जाता है, मतलब कि पोषक पौधों पर पहुंच जाता है। भाई हमने बताया है कि इसमें क्या है? भेदक और चूसक प्रकार के, मतलब श्रृंगिकाएं हैं, मतलब चूसकांग है इसमें। ये क्या करेंगे? जो इनके पोषक पौधे हैं उन पे जाके चिपक जाएंगे और उनमें पहले तो उसका भेदन, मतलब भेद देंगे उसको, उसकी सतह में एक छेद बना लेंगे, जैसे सुई चुभती है इस प्रकार से उसमें सुई सी चुभा लेंगे, और फिर क्या करेंगे? उससे उस प्लांट का रस चूसते रहेंगे, यही इनका भोजन होगा। ये निम्फ पोषक की शाखा पर इतना पास पास बैठते हैं कि पोषक की शाखा पर एक परत बन जाती है। मतलब कि ये जितने भी निम्फ है ये जाके किसी भी पोषक पौधा जो है उसकी शाखा पे, ये समझ लो इतने पास पास जाके बैठ जाएंगे कि मतलब पूरे एक सतह बना लेंगे। ठीक है, एक लेयर का निर्माण कर लेंगे। निम्फ, भाई अब देखिए इसका हम दिखा रहे हैं क्या क्या हुआ है। निम्फ है, इसने क्या किया? शाखा पर रस का चूषण किया। भाई शाखा पे जाके चिपक गया है ये, और क्या कर रहा है? अब इसमें से रस को चूस रहा है, चूषण कर रहा है। शरीर पर उपस्थित चर्म ग्रंथियों से रेजिन पदार्थ स्रावित। इसके निम्फ के शरीर पर जो चर्म ग्रंथियां हैं इससे क्या होगा? रेजिन पदार्थ स्रावित होता रहेगा। ठीक है, हमने इसके उत्पाद बताए थे ना, उसमें 1 लाख रेजिन था, वो रेजिन यहां से मिल रहा है। वायु के संपर्क में आने पर रेजिन सूख जाएगा। ठीक है, और सूखे रेजिन से क्या बन जाएगा? कोष्ठ बन जाएगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है, इसी कोष्ठ के भीतर जीवन की विभिन्न क्रियाएं, जैसे निम्फ की वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन और लाख का श्रावण। भाई ये जो इसने कोष्ठक बनाया है, कोष्ठ बनाया है, इसी के अंदर अब इसके जीवन की और बाकी सारी प्रावस्थाएं निकलेंगी। ठीक है, जैसे कि निम्फ की वृद्धि होगी, इसके शरीर में कोई भी जो परिवर्तन होना है वो, और लाख का श्रावण भी इसी कोष्ठ में किया जाएगा।
ठीक है, आगे देखें। नर कोष्ठ लंबाकार तथा सिगार के आकार का होता है। जो सिगार होता है उसके आकार का नर कोष्ठ होगा। 6 से 8 सप्ताह के स्थावर जीवन के पश्चात निम्फ, इसके पश्चात ये लाइन मिस हो गई, मैं आपको जब नोट्स मतलब दूंगी लिख के, मतलब जो फोटो भेजूंगी उसमें मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। इसके पश्चात 30% सक्रिय व पंख वाले नर तथा अधिकांश 70% पंखहीन मादा बनती है। भाई दरअसल क्या है कि 6 से 8 सप्ताह का जो जीवन है ना, उसके बाद इसके शरीर में परिवर्तन आएंगे, पंख वगैरह उग जाएंगे। देखो निम्फ जो था ना वो उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसमें पंख वगैरह नहीं थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके मतलब 6 से 8 सप्ताह तक इसमें परिवर्तन होते रहे। अब क्या हुआ, इसके बाद में 30% जो सक्रिय और पंख वाले थे, जो एक्टिव थे और पंख वाले थे, वो तो कौन बन जाएंगे, नर बन जाएंगे। और अधिकांश 70% मतलब कि जो 70% बच गए, मतलब कि ये ज्यादा भाग है, ये इनमें क्या होगा, पंख नहीं होंगे और ये क्या बनेंगी, मादा बनेंगी। मादा रेजिनी पदार्थ में स्थिर व नर चलकर अंडाकार कोष्ठ के भीतर ही गुदा द्वारा निषेचन कर देते हैं। भाई वो एक दोनों ही एक कोष्ठ के अंदर है, ठीक है। अब मादा में तो पंख है नहीं, ठीक है, तो वो रहेंगी स्थिर, वो चल नहीं सकती। और नर क्या करेंगे, चलकर जाके क्या करेंगे, कोष्ठ के अंदर ही चल के जाएंगे और क्या करेंगे, निषेचन कर देंगे, ठीक है। नर निषेचन के बाद मात्र कोष्ठ को छोड़ देते हैं। जैसे ही निषेचन कर दिया जाएगा, नर क्या करेंगे, यहां से इस मात्र कोष्ठ को, मतलब जिसमें वो पैदा हुए थे, मतलब कि जिस सबसे पहले नंबर वाले कोष्ठ को छोड़ के और निकल जाते हैं। मादा निम्फ निषेचन के बाद कभी नहीं चलती। जैसे ही निषेचन होगा, मादा निम्फ उसके बाद वहां से चल वल नहीं सकती है, ठीक है, वहीं पे वो एक जगह स्थिर हो जाएगी। इसके कोष्ठ में ही धीरे धीरे इसके पैर व आंख धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भाई अब वो कोष्ठ में एक जगह स्थिर है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके पैर और आंखें धीरे धीरे वहीं पे नष्ट हो जाएंगे। इस मादा द्वारा अक्टूबर नवंबर में अंडे दिए जाते हैं। ये निषेचित मादा है तो अब अंडे देगी, तो भाई कब देगी, नवंबर अक्टूबर में अंडे देगी। इन अंडों से फरवरी मार्च तक नर में मादा निकलता है। वो जो ऊपर हम प्रोसेस बता चुके हैं कि भाई पंख वाले जो नर होते हैं, बिना पंख वाली मादाएं बन जाती है, तो इन अंडों से क्या बन गई, नर और मादा वापस से बन गए। इस नर इस पीढ़ी की मादा को निषेचित करते हैं। जो मतलब नर बने हैं वो क्या करेंगे, इस वाली पीढ़ी की मादा को निषेचित करेंगे, जो जून से जुलाई माह में अंडे देती है तथा पूरे समय लाख का श्रवण करते हुए मर जाती है। अंडे भी देगी और क्या करेगी, लाख को श्रावित करती रहेगी, और ऐसे ही लाख श्रावित करते करते ये यहाँ पे अपनी जो एक अवस्था है उसके बाद में मर जाती है। इस प्रकार उसी पोषक पौधे पर कीट के जीवन चक्र की 2 पीढ़ियां पूर्ण हो जाती है। देखिए 1 साल में यहाँ पे क्या हुआ, 2 पीढ़ियां बन गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार उसी पोषक पौधे पर कीट के जीवन चक्र की 2 पीढ़ियां पूर्ण हो जाती है। छोटे जीवन काल के कारण इनके नर लाख के श्रावण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। भाई देखो नर बने और निषेचन करके उससे निकल जाते हैं बाहर, ठीक है, तो वो उनका जीवन काल क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। इसके कारण ये लाख के श्रावण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, ठीक है। तो मेनली हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो मादा होती है, इस कीट की जो मादा होती है, मेनली वो ही क्या करती है, लाख का श्रावण करती है। मादा का जीवन काल लंबा, अतः यह जीवन पर्यंत लाख श्रावित करते हैं। भाई मादा लंबे जीवन, इसमें मादा का जीवन लंबा है तो वो लाख का श्रावण करती रहेगी। अब देखो भाई लाख जो है ना वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो
जो पोषक पौधे पे जाके, तो हमने देखा था ना कि भाई निम्फ जो था वो जाके अपने पोषक पौधे पे एक लेयर की तरह चिपक जाता है। अब पोषक पौधे अलग अलग हो सकते हैं, तो अगर पौधे अलग है तो लाख का प्रकार भी अलग होगा। दरअसल वो जो भोजन के रूप में ले रहे हैं उसी पे तो डिपेंड करेगा कि कैसा लाख बनेगा। तो पोषक पौधे जैसे जैसे अलग होते जाएंगे तो लाख का प्रकार भी अलग होता जाएगा। देखिए, लाख कीट के एक से अधिक पोषक पौधे होते हैं। लाख कीट एक से अधिक पौधों पर रह सकता है। कौन कौन से? लाख की गुणवत्ता किस पे निर्भर करेगी? पौधे की किस्म पर। भाई लाख कैसी गुणवत्ता का है, अच्छा है, बुरा है या फिर मीडियम है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? पौधे की किस्म पर, कि भाई उसने पोषक पदार्थ के रूप में किस पौधे का रस लिया है। खैर, कुसुम और बबूल, ठीक है, सीधे बोए जाए तो अधिक उत्तम लाख। भाई ये जो 3 पौधे हैं इनको सीधे खेत में बो दो तो भी ये एक अच्छे प्रकार का लाख दे देते हैं, ठीक है। और पलास, बेर और घोट, ये सब सारे के सारे क्या हैं भाई? शायद हो सकता है कि आप ये पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये सारे पौधों के ही नाम है, पलास, बेर, घोट। पहले इनको क्या किया जाएगा? अगर इनको सीधे ही खेतों में लगा देंगे तो ये एक अच्छी क्वालिटी का लाख हमें नहीं दे पाएंगे। तो इनको क्या किया जाता है? पहले पौधशाला में बोया जाएगा, मतलब कि नर्सरी में बोया जाएगा। फिर जब इनकी पौध तैयार हो जाएगी इनको ले जाके फिर खेत में उगा दिया जाता है। फिर इनके ऊपर लाख कीट अपना संवर्धन करता है। पलास और बेर, ये क्या होगा? विशेष लाख मिलेगा इनसे। पलास और बेर वाले जो पेड़ प्लांट होते हैं इनसे हमें विशेष प्रकार का लाख प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुसुमी लाख। अब भाई आगे है हमारा टॉपिक लाख की खेती, जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कि भाई इसकी खेती कैसे करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम इस टॉपिक को देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।